नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन से ताजगी आती है और इंसान नई ऊर्जा के साथ काम करता है। लेकिन राजनीति में परिवर्तन सत्ता के नफे नुकसान के हिसाब से होता है। यूपी में चुनाव आ रहे हैं और सहयोगी बीजेपी को छोड़कर कई जा चुके हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल और परिवर्तन दिखाई दे रहा है। करीब 3 साल तक जेल में रहने के बाद लालू प्रसाद यादव बाहर निकले तो उनकी पार्टी में उम्मीद का बदलाव दिखाई दे रहा है। तो वहीं हिंदी और हिंदुस्तान की बात करने वाली आरएसएस की विचारधारा में भी एक बदलाव की हिंदुस्तान का डीएनए एक है। इस बदलाव में जो नहीं बदला है वो आपसे मेरा वादा, आप जो देखना चाहते हैं हम वही दिखाते हैं। तो सबसे ज्यादा 30% इंडिया ये जानना चाहता है कि मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बड़े फेरबदल में क्या हो सकता है। 25% लोग ये जानना चाहते हैं हमारे पोल में कि आरजेडी के 25वें साल लगने के साथ क्या इससे संस्थापक लालू प्रसाद यादव का नया राजनीतिक पुनर्जन्म हुआ है। वहीं 16% इंडिया ये भी जानना चाहता है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना वापस करीब आ रहे हैं। तो 30 मई 2019 को वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी मोदी 2.0 की, और 2 साल बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की खबर बिल्कुल गर्म हो चुकी है। इस खबर को आज सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही आपको दिखाया। हम ही ने सबसे पहले आपको ये जानकारी दी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार, जिसके बारे में अटकलें पिछले करीब 3-4 हफ्तों से लग रही हैं, आज कंफर्म हुआ कि वो बुधवार को हो रहा है, यानी परसों। हम ही ने बताया परसों सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में मोदी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को आप देख पाएंगे। 10:30 से 12 के बीच एबीपी न्यूज के पास वो सारी खबरें हैं, वो सारे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, और कुछ नाम वो भी हैं जिनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। ये जानकारी बेहद अहम और खास सूत्रों से हम तक पहुंची है, इसीलिए आपको हमारे सहयोगी विकास भदौरिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। मैं नितिन जयराम गडकरी, आई निर्मला सीतारामन, मैं नरेंद्र सिंह तोमर। माना जा रहा है कि अगले बुधवार को 17 से 22 मंत्री मोदी सरकार की शोभा बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश से आने वाले मंत्रियों पर है। माना जा रहा है कि यूपी से 4 से 5 चेहरों को जगह मिल सकती है। इनमें अपना दल की अनुप्रिया पटेल का नाम पक्का माना जा रहा है। इनके अलावा एक ब्राह्मण चेहरा मंत्रिमंडल में आ सकता है, ताकि चुनावी साल में ब्राह्मणों को खुश किया जा सके। पिछड़े समाज के लोगों को रिझाने के लिए किसी ओबीसी सांसद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जबकि अनुसूचित जाति से एक नाम आ सकता है, ताकि मायावती और चंद्रशेखर की दलित पहचान की वो काट बन सके। वहीं जाट समुदाय से भी किसी के मंत्री बनने की गुंजाइश दिखती है, ताकि बीजेपी के प्रति किसानों की नाराजगी कम की जा सके। यूपी से बाहर निकले और पड़ोस के बिहार में देखें तो वहां भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। बिहार से 2 से 3 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें बीजेपी से सुशील मोदी का नाम है, जेडीयू से आरसीपी सिंह, संतोष कुशवाहा या ललन सिंह में से कोई एक हो सकता है, जबकि एलजेपी के बागी गुट में पशुपति पारस का नाम है। मध्य प्रदेश से भी कुछ नेताओं का नाम पिछले 1.25 साल से सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश से 1 से 2 लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पक्का माना जा रहा है। माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार को गिराने का इनाम इनको जरूर मिलेगा। दूसरा नाम मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिंह का आ रहा है। महाराष्ट्र में ऐसे चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश है जिनसे राज्य में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सके। इनमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का है और शिवसेना के गढ़ में उनका असर है। दूसरा नाम कांग्रेस से बीजेपी में आए रणजीत नाइक निलंबकर का है, जिनके जरिए बीजेपी कांग्रेस के आधार वाले इलाकों में अपना असर चाहती है। तीसरा नाम हिना गावित का हो सकता है, जिनके पिता विजय कुमार एनसीपी में थे और मंत्री रहे हैं। हिना गावित का नाम तब सुर्खियों में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इनकी चर्चा की थी। पहली बार सदन में आए हुए श्रीमान प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हुई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने
जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया, जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं तो भी बात पहुंच। अगर पूरब की तरफ बढ़ें तो असम से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम चल रहा है। वहीं सहयोगी एजीपी से भी कोई मंत्री बन सकता है। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर तो अनुसूचित जाति में असर रखने वाले निशीथ प्रामाणिक को मंत्री पद मिल सकता है। इनके अलावा ओडिशा से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक 1-2 मंत्री बनाने की बात है, लेकिन एक अहम नाम लद्दाख से है। माना जा रहा है कि लद्दाख से बीजेपी सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल मंत्री बन सकते हैं। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति भवन पर लगी हैं कि वहां से किसको सरकार में शामिल होने का बुलावा आता है। दिल्ली से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्यों आन पड़ी। 2 अहम कैबिनेट के मंत्री सरकार का साथ छोड़ चुके, यानी शिवसेना और अकाली दल, जिनके पास बड़े मंत्रालय थे। रामविलास पासवान साहब का देहांत हो चुका है, वो सरकार में नहीं है। कुछ बड़े बड़े मंत्रालय अब दूसरे मंत्रियों के पास हैं, उनको एडिशनल काम दिया गया है, यानी उनका बोझ बढ़ाया गया है। तो कुछ दिग्गज मंत्रियों का बोझ कम हो जाए, वो कोशिश भी इस पूरी कवायद में देखी जाएगी। ठीक 2 साल के बाद ये एक्सरसाइज हो रही है और मान के चलिए कि इस बार जो बुधवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो वाकई में बहुत बड़े स्तर का होगा। इसको आप कह सकते हैं कि मिडवे कोर्स करेक्शन का काम भी सरकार इसमें करेगी। बीते 2 हफ्तों से प्रधानमंत्री तमाम मंत्रालयों का, मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा ले रहे थे। बड़े बड़े दौर की मीटिंगें हुई हैं 7 RCR में, 7 लोक कल्याण मार्ग अब जिसका नाम हो गया है, जिसमें खुद जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे दिग्गज मौजूद रहे हैं। और उसके बाद एक खाका निकलकर स्वरूप अब सामने आया है। तो पहले आपको वो नाम बताते हैं जिनका बोझ कम करने की तैयारी है, जिनके पास 1 से अधिक मंत्रालय है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं? 10 मंत्रियों के पास 27 मंत्रालय ऐसे हैं जो एडिशनल चार्ज के तौर पे, जैसे नितिन गडकरी बहुत काम के मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, उनके पास एक MSME की मिनिस्ट्री भी है जो कि उनके पास एडिशनल है। इसी तरीके से अगर आप निर्मला सीतारमण की बात करें जो एक भारी भरकम वित्त मंत्रालय को चला रही हैं, लेकिन उनके पास कॉरपोरेट मंत्रालय का भी एडिशनल चार्ज है। इसी तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके पास एक बहुत बड़ा मंत्रालय है कृषि मंत्रालय, उनके पास ग्रामीण विकास, पंचायती राज और फूड प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भी एडिशनल चार्ज इस वक्त है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भी 2 और एक्स्ट्रा मंत्रालय हैं, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, जो कि अकेले रविशंकर प्रसाद संभाले हुए हैं। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल के पास भी 2 एक्स्ट्रा मंत्रालय हैं। वाणिज्य उद्योग उनके पास है, और रामविलास पासवान वाले जो मंत्रालय थे, उपभोक्ता मामलों का जो अतिरिक्त प्रभार है, वो भी इस वक्त पीयूष गोयल के पास है। महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके पास भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके पास विज्ञान व तकनीक के अलावा जलवायु परिवर्तन का कामकाज भी इन्हीं के पास, यानी 2 मंत्रालय एक्स्ट्रा हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री यानी हम लोगों के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उनके पास भी एडिशनल चार्ज है। पर्यावरण और भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास है। पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास भी एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय है स्टील का, इस्पात का, वो एडिशनल चार्ज उनके पास है। संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके पास भी 2 एक्स्ट्रा मंत्रालय हैं, कोयला और खनन मंत्रालय, ये दोनों प्रहलाद जोशी के पास है। तो आप समझ सकते हैं 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 27 मंत्रालय बांटे गए हैं। तो हो सकता है कि इन मंत्रियों के कंधों पर से कुछ बोझ कम हो और नए चेहरे जो इंडक्ट किए जाएं उनको वो मौका मिले। वो नए चेहरे कौन से होंगे वो हमने अपनी पिछली स्टोरी में आपको वो तमाम नाम गिना दिए हैं। अब इंतजार कीजिए कैबिनेट में फेरबदल का। वैसे बदलाव का एक संकेत आज बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। जिन लालू प्रसाद यादव की सियासत को विरोधियों ने दी एंड मान लिया था, ये वो तस्वीर है लालू जी की पुरानी तस्वीर, जब वो चकाचौक दिखाई देते थे। वो लालू प्रसाद अब आरजेडी के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अपने कैडर का जब हौसला बढ़ाते नजर आए तो उनकी सेहत काफी कमजोर दिखाई दी, लेकिन हौसला और उम्मीदें वो बार बार दावा करते रहे, दिखाते रहे,
बेहद मजबूत हैं। ये तस्वीर जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यह आज की तस्वीर है। तो लालू यादव के चेहरे में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी सेहत में फर्क साफ देखा गया। हमारी इस खास स्टोरी में आज आप बेहद बदले लालू यादव के इन अंदाज को ध्यान से देखिए। ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, बिजली आई, जिस तरह पेड़ छाया देता है हर मुसाफिर का मैं ध्यान रखता हूँ। चाहे बैंक कभी हो, हाथ कभी हो या कभी हो, लालू यादव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। ऐसे लोगों से बदला लेना है, लालटेन पर मोहर लगा के। मोदी 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 आपको बीच में हम आएंगे, और मुझे खुशी है। चेहरे की चमक फीकी है, राष्ट्रीय जनता दल का आवाज की खनक भी वैसी नहीं है। हटाओ, सरकार तो हर गलव है, हमारा पावर लाओ। लालू प्रसाद यादव होकर भी लालू की शख्सियत कहीं खो गई है। आज बेकारी में एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ बेटी का सहारा, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है वापसी की उम्मीद। हम आएंगे बहुत जल्दी पटना। पटना ही नहीं, पूरे बिहार के हर जिला में हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। हम आएंगे और आप लोग धैर्य को रखिए। आज उस पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है, जिसका आधार भी लालू है और पहचान भी लालू, नारा भी लालू है और नेता भी लालू। लेकिन लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। चारा घोटाले का अपराध और जेल यात्रा उन्हें चुनावी सियासत से दूर कर चुकी है। बीमारी का हवाला देकर जमानत पर लालू यादव बाहर आए हैं। कई साल बाद लालू अपनी पार्टी के इस बड़े मौके पर लोगों के सामने आए और राजनीति से दूर होने का दर्द झलक कर बाहर आया। कि जब तीनों चुनाव आया, ये लोकसभा का इधर और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। 3 साल से लालू राजनीति से दूर जेल में थे। इस दौरान कई बीमारियों ने घेरा, जिसकी छाप उनकी सेहत पर दिखाई पड़ती है। पिछला विधानसभा चुनाव ऐसा था जिसमें आरजेडी पहली बार बगैर लालू के लड़ रही थी। लालू चुनाव में नहीं थे, लेकिन अपने बोलने चलने और बाकी नेताओं से अलग अंदाज के चलते वो हमेशा सुर्खियों में रहे। आप नहीं बनिएगा प्रधानमंत्री, बनिएगा तो बनिएगा। लालू के भाषण में भले ही वो पहले सी धार न हो, वो चुटकियां लेने में चूकने लगे हों, सेहत भले ही कमजोर लग रही हो, लेकिन उनका सियासी गणित कमजोर नहीं पड़ा है। तभी तो मौके की नजाकत को समझकर वो अपने पुराने मौसम वैज्ञानिक दोस्त और कभी विरोधी रहे रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। पासवान के चिराग अकेले हैं। लालू की कोशिश लगती है कि उससे उनकी लालटेन में रोशनी आ जाए। रामविलास भाई के मत पूछो, अद्भुत चीज है, ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। आपको मालूम है रामविलास जी का सवाल, हम उनके साथी भारत सरकार में मंत्री रहे, साथ में हमको काम किया। आज हमारे बीच में नहीं होता गिनती है, हम दरअसल लालू प्रसाद यादव का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना बड़ा संकेत है। पिछले काफी वक्त से लालू परिवार में खटपट की खबरें आ रही थी। आरजेडी की लालटेन भले ही तेजस्वी के हाथ में आ गई हो, लेकिन इस पार्टी को बनाने और आगे बढ़ाने में पिता का संघर्ष उन्हें याद है। यही वजह है कि स्थापना दिवस के कार्यक्रम में तेजस्वी पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। 4 जुलाई को मेरी जो छोटी बहन जो है राजलक्ष्मी, उसका जन्मदिन होता था, तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे पिता हमारे साथ थे, हम लोगों के साथ थे। उसी दौरान शाम में 4 बजे चिट्ठी आता है इलेक्शन कमीशन का,
जहां ये लिखा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल जो है वो लालटेन है, और वो खोल करके लालू जी ने सभी परिवार के लोगों को उस समय जितने वरिष्ठ नेता रहे होंगे सबको खोल के दिखाया था। लालू ने भी तेजस्वी के साथ तेज प्रताप की तारीफ कर ये बता दिया कि परिवार एक है। लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना हमने, लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। और इतना कम उम्र में तेजस्वी यादव बिहार जैसे राज्य में नैया को पार लगाना, इतना सीट ग्रहण करना, जितना दौरा करना, हमको उम्मीद नहीं था पहले। लालू भले ही बीमार हो, लेकिन उनकी वापसी विरोधियों के लिए भी परेशानी का सबब है। सुशील मोदी तो पहले ही कह चुके हैं कि लालू यादव को राजनीति करने के लिए जमानत नहीं दी गई है। जेडीयू भी सवाल उठा रही है। राष्ट्रीय जनता दल लालूवाद को विचारधारा मानता है, तो स्वाभाविक आज लालू जी की पेशी है 7वीं जेल यात्रा के बाद। तो लालूवाद के दौर में जो घटनाएं हुई, चूंकि तेजस्वी यादव का यह चेहरा है, तो स्वाभाविक है उनको जवाब देना चाहिए। लालू यादव की उम्र बढ़ रही है, बीमारियों से वो घिरे हुए हैं ही। चारा घोटाले का अपराध भी उनका पीछा जल्द छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या पार्टी की 25 साल की वर्षगांठ सियासत में लालू के पुनर्जन्म का ऐलान है? क्या लालू एक बार फिर राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं, या ये सिर्फ आरजेडी और टूटते हुए परिवार को बचाने की रणनीति है? वैसे सच बात है कि राजनीति में कभी कोई रिटायर नहीं होता, और अगर वो बिहार के लालू प्रसाद यादव का परिवार है तो आप तो मान के चलिए कि हर व्यक्ति राजनीति में ही रहेगा। आरजेडी में जब से बनी है 25वां साल लग गया। अगर किसी के पास सत्ता रही, पार्टी की पूरी कमान रही, तो लालू यादव का परिवार ही था। और ये इल्ज़ाम बार बार आरजेडी पर लगा भी है कि लालू जी ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। देख लीजिए, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनती है, उनकी जगह उनकी बड़ी बेटी सांसद है, उनके छोटे बेटे उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके बड़े बेटे उसी सरकार में मंत्री बनते हैं। यानी पूरी की पूरी चीज़ें परिवार के साथ ही रहती हैं। इसीलिए एक ज़माना था जब सियासत में ये गाना सुपरहिट था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन पिछले 3 साल बिहार की राजनीति से लालू दूर हो गए थे। लालू राजनीति में एक्टिव होते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर वो वापसी करते हैं तो उनका आना विरोधियों के लिए कुछ खतरे की घंटी तो बजाएगा ही। इसके पीछे की वजह भी है। लालू की अब तक की सियासत में जब जब उन्हें चुका हुआ मान लिया गया, तब तब उन्होंने जबरदस्त वापसी की है। 1990 में आडवाणी की रामरथ यात्रा को बिहार में रोककर लालू यादव ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। रिस्क ये था कि हिंदुओं का विरोध उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा। लेकिन अगले साल यानी 1991 के लोकसभा चुनाव में तब के संयुक्त बिहार में जनता दल और समर्थक दलों ने लालू के दम पर 54 में से 40 सीटें उस वक्त जीती थी। ऐसा ही एक मौका 1994 में आया जब प्रतिष्ठित वैशाली की सीट पर हुए उपचुनाव में जनता दल हार गया, जिससे लालू के खिलाफ लोगों के असंतोष के रूप में देखा गया। लेकिन अगले ही साल सारे दावों को धत्ता बताते हुए लालू यादव ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। 1997 में लालू यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। और तब यह माना जा रहा था कि गिरफ्तारी के बाद लालू की कुर्सी भी जाएगी और उनका सियासी करियर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लालू ने तभी मास्टर स्ट्रोक खेलकर विरोधियों को तगड़ा झटका दिया। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाया और आरजेडी बनाकर सत्ता और संगठन अपने पास ही रखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी में आरजेडी भी बह गई थी। लेकिन अगले साल हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में लालू ने नीतीश से हाथ मिलाकर पूरा खेल बदल दिया। वो नीतीश जो कि लालू के धुर विरोधी थे, दोनों ने महागठबंधन बनाया और वो चुनाव जीता। आज लालू को इसीलिए याद किया जा रहा है कि वो अरसे बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं, और वो भी अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर। 24 साल पहले आज ही के दिन लालू ने क्यों और कैसे बनाया था राष्ट्रीय जनता दल, इसके लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। मैं लालू प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 41 साल में मुख्यमंत्री, 47 साल में मुख्यमंत्री संघ पार्टी अध्यक्ष, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, ये पूछेगा लालू। 48 साल की उम्र में मुख्यमंत्री और केंद्र में सरकार वाली पार्टी के अध्यक्ष। हमारा और शंकर भोले में एग्रीमेंट है। कभी भगवान ने कहा कि विकास और करना है बिहार का, तो हमको रखे हुआ है, हम ही से अभी कम हुआ है। अरे हमको इसलिए नहीं है रखे हुए हैं कि जो होना है इसी से होना है। लालू का राज में आलू का देना न हुआ, लालू का राज में आलू का। हिंदुस्तान की राजनीति का नया व्याकरण तय करने वाले लालू प्रसाद यादव की ये एक बहुत छोटी सी प्रोफाइल है। चिंटा हो चिंटा, मामा के घर लिया काहे फोरल हो चिंटा। अरवा चाउर मगहिया गुड़ चलबे बीछे दानापुर, दानापुर में काबा लाल लाल सिपहिया बा, दोनों कणका टौले बा, चौरा में सुतौले बा। 1996 में जब केंद्र में एचडी देवेगौड़ा की सरकार बनी तो लालू यादव को उस संयुक्त मोर्चा सरकार में सबसे ताकतवर शख्सियत माना जाता था। वजह ये थी कि बिहार से सबसे ज्यादा सांसद थे, लालू अपने दम पर चुने हुए मुख्यमंत्री थे और सरकार के सबसे मजबूत हिस्सेदार जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तब तक चारा घोटाले की चिंगारी सुलगने तो लगी थी, लेकिन लालू के दामन से उसकी आंच जरा दूर थी। हम फांसी पर चढ़ जाएंगे और हमारा परिवार, जबकि फांसी का इनको गुंजाइश नहीं है। राजनीति में कब राज तिलक वनवास में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। चारा घोटाले के दलदल में जब लालू यादव धंसने लगे तो उनको बचाने के लिए प्रधानमंत्री देवेगौड़ा नहीं आए। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन में कई जगहों पर इसका जिक्र किया है कि देवेगौड़ा लालू को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिखा है, मुझे पता चला कि लालू प्रसाद यादव पीएम निवास पर 2.5 घंटे तक बैठे रहे थे, जब तक कि देवेगौड़ा ने सीबीआई डायरेक्टर को वहां नहीं बुलवा लिया था। कहते हैं कि देवेगौड़ा के रुख से लालू बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने केसरी चचा से बात करके देवेगौड़ा सरकार गिरवा दी। ये भी कहा जाता है कि गुजराल को प्रधानमंत्री बनवाने में भी लालू का हाथ था, लेकिन गुजराल भी चारा घोटाले में लालू की मदद नहीं कर सके। इस बीच तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने बयान दे दिया कि वो सबूतों के आधार पर लालू के खिलाफ चार्जशीट दायर करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब द बिहारी ब्रदर्स में लिखा है, लालू प्रसाद यादव उस दिन सुबह सुबह अपने परिवार के साथ एक आयोजन में अपने गांव निकल गए थे। वापस घर लौटने के बाद जब उन्होंने टीवी खोला तो उस दिन की सबसे बड़ी खबर पर नजर जाते ही वो भड़क गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को फोन करके पूछा कि क्या हो रहा है, ये सब क्या बकवास करवा रहे हैं। एक पीएम को हटाकर आपको बनवाया और आप भी वही काम कर रहे हैं। अपनी आत्मकथा में गुजराल ने भी लिखा है, जब लालू प्रसाद यादव का फोन आया तो मैंने कहा कि मुझे भी अभी जानकारी मिली है। मैं फोन रखता कि तब तक लालू प्रसाद के सहयोगी प्रेमचंद गुप्ता और उनके वकील कपिल सिब्बल आ गए। अभी गुजराल को प्रधानमंत्री बने 2 ही हफ्ते हुए थे। इस बीच 27 अप्रैल 1997 की रात लालू ने ज्योति बसु, इंद्रजीत गुप्ता, चंद्रबाबू नायडू और शरद यादव को फोन किया। तब सबने एक ही बात कही कि चार्जशीट होती है तो इस्तीफा देना चाहिए। आखिर 17 जून 1997 की तारीख आई जब बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी। लालू अड़े थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, तभी उनकी पार्टी में ही शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता दबी जुबान में इस्तीफे की मांग करने लगे। इसी बीच जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव का समय आया तो शरद ने लालू के खिलाफ ताल ठोक दी। अब लालू को समझ में आ गया कि एनफ इज एनफ, यानी जनता दल में अब उनका गुजारा नहीं हो सकता। 4 जुलाई 1997 को प्रधानमंत्री गुजराल ने सहयोगी दलों को खाने पर बुलाया। वहीं लालू यादव ने गुजराल से कहा कि शरद यादव को चुनाव लड़ने से मना कीजिए वरना मैं पार्टी तोड़ दूंगा। लालू ने दूसरा ऑप्शन भी दिया कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अध्यक्ष पद नहीं। हालांकि यह सबको मालूम था कि चार्जशीट लगने के बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही है। इससे पहले कि जनता दल में कुछ होता, अगले दिन यानी 5 जुलाई को लालू ने पार्टी तोड़ दी। लोकसभा में 22 में 16 और राज्यसभा के 6 सांसद लालू के साथ आ गए। इत्तेफाक देखिए,
कि जनता दल का अध्यक्ष रहते लालू यादव ने जिस रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी से निकाल दिया था, उसी हेगड़े ने लालू को नई पार्टी का नाम सुझाया, राष्ट्रीय जनता दल। लालू ने नई पार्टी बना ली, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। लालू की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट से आर्मी की मदद मांगी, जिसकी गूंज तब संसद तक सुनाई पड़ी थी। अब पटना में पानी भर गया है और वर्तमान सरकार उस पानी को निकाल नहीं पा रही और कोर्ट आदेश दे रहा है कि सेना की मदद लो। इसमें मेरा क्या दोष है? अगर देश को अराजकता से या किसी क्षेत्र विशेष को अराजकता से बचाना है तो प्रशासन को कभी कभी ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि आर्मी बुलाओ और वो भी सीबीआई को कहा, तो इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। आखिरकार लालू की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्राइमरी तक पढ़ी अपनी पत्नी को बिहार सौंप दिया। भाई भतीजावाद से त्रस्त भारतीय राजनीति ने पहली बार पत्नीवाद को देखा था। तो लालू मतलब आरजेडी, आरजेडी मतलब लालू या फिर उनका परिवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है या नजर आना चाहता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि हर हिंदुस्तानी का डीएनए एक है। वैसे ये बयान दिलों को जोड़ने वाला है, क्योंकि बचपन से हर हिंदुस्तानी को यही तो सिखाया जाता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। लेकिन बात आरएसएस की तरफ से आई है, जिससे हिंदुत्ववादी संगठन कहा जाता है, माना जाता है, बताया जाता है। इसीलिए इस बयान में अब कुछ लोग सियासत की बू ढूंढ रहे हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही तो बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए के बयान पर छिड़ गया है सियासी घमासान। बात कोई गलत नहीं, हम सब भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक। हिंदुस्तान में जाति धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होना चाहिए। देश और समाज को लेकर के संघ के विचार हमेशा ऐसे रहे। ये बयान गाहे बगाहे हेडलाइन मैनेज कर लेगा, लेकिन जमीन पे उतरने से इनकार कर देगा। बात तो सीधी सी है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हर इंसान में, हर कोशिका में मौजूद रहता है। एक जीव के गुणों को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। लेकिन राजनीति में डीएनए के मायने और इस्तेमाल अलग हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में चुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान यूं ही नहीं आया है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही तो बड़ा भ्रामक है, ये दो है ही नहीं। एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, वो पहला आधार है। और ये परंपरा दूसरा आधार है। और तीसरा आधार है ही, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। दावा है कि मामला सियासी नहीं है, पर तुरंत ही सियासी डीएनए के मुताबिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है, क्योंकि आरएसएस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की तथा इनकी सरकारों की भी कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। वैसे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की। वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो। डीएनए का जिक्र भारतीय राजनीति में होता रहा। डीएनए मुद्दा बना था 2015 बिहार विधानसभा चुनावों में। तब पीएम मोदी को नीतीश के डीएनए में गड़बड़ दिखाई देती थी, तो नीतीश कुमार ने डीएनए का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा और जीते। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। पिछली बार आए थे तो उन्होंने हमारे डीएनए के सवाल को छेड़ा था, कहा था कि डीएनए में गड़बड़। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद गलती का सुधार करेंगे, भूल का सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया।
ये अलग बात है कि राजनीति का डीएनए अलग होता है। बाद में नीतीश ने डीएनए से लेकर एनडीए का सफर बड़ी ही आसानी से पूरा किया। खासकर चुनावों से पहले कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में धार्मिक नफरत फैलाने का डीएनए है, तो बीजेपी को लगता है कांग्रेस में जाति धर्म के नाम पर बांटने का डीएनए। जैसे ही उनको डर लगता है एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं, क्रोध फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके डीएनए में है, अंदर है, इनके गुस्सा है, नफरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना। एक बार फिर डीएनए राजनीति के बाजार में है तो भागवत के बयान से। इस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई एआईएमआईएम के ओवैसी की। ओवैसी ने कहा, सब एक है तो नाम देखकर मुसलमानों को क्यों मारा जाता है? अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? ओवैसी ने अखलाक से लेकर पहलू खान तक तमाम मुस्लिम नामों को गिना दिया। इसको लेकर ओवैसी पर आरएसएस के एक विद्वान ने सनसनीखेज दावा कर दिया। 3 पीढ़ियों पहले यानी कि ओवैसी की जो चौथी पीढ़ी थी वो हैदराबाद की ब्राह्मण थी या नहीं थी? ओवैसी देश को बताएं। सर, ओवैसी की 3 पीढ़ियां पहले मतलब चौथी पीढ़ी जो ब्राह्मण थी, आप कह रहे हैं कि ओवैसी की खुद जो पुश्तें जो थी वो हिंदू थी? देखिए, ओवैसी विदेश से नहीं आए। इसी देश में मतांतरण नकारात्मक कारणों से गलत संदर्भों के कारण हुआ। मतांतर कभी भी तर्क के आधार पर मुसलमान में नहीं हुआ था, ये तलवार के आधार पर मतांतर हुआ है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी का कहना है इस देश में अधिकांश मुस्लिम मूलतः धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने हैं, बल्कि उनका कहना है कि अधिकांश का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, इसलिए उनके पूर्वज राम होने चाहिए, बाबर नहीं। भारत के अंदर कोई मुसलमान बाबर का वंशज नहीं है, कोई मुसलमान विदेशी नहीं है। भारत का मुसलमान राम का वंशज है। हमारे पूर्वज एक हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने मुस्लिम मंच से समूचे देश के एक डीएनए की बात की। देखने सुनने में बात बेहद सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके पीछे क्या सियासी इरादा क्या हो सकता है? आरएसएस का एक मकसद मुसलमानों को जोड़ने का हो सकता है, दूसरा मकसद अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि से बाहर आकर नरम छवि पेश करने का भी हो सकता है, तीसरा मकसद सरकार और संघ को एक ही धरातल पर लाने का हो सकता है। इसको इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसका एक मकसद यूपी चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 2017 के यूपी चुनाव में पहले चरण से 3 दिन पहले भागवत ने कहा था कि मुसलमान भी राष्ट्रीयता से हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू ही होगा। हालांकि इस बयान पर मुस्लिम समुदाय में विरोध की प्रतिक्रिया हुई है। आज आरएसएस के सुर में नरमी है, लेकिन आरएसएस की स्थापना 1925 में हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर हुई। अब भी संघ हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम है, लेकिन हिंदुत्व के सही मायने क्या हैं, इसी पर विवाद बना रहता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से मोहन भागवत आरएसएस के 6ठे सरसंघचालक हैं, यानी आरएसएस चीफ। माना जाता है कि वो जो कहते हैं उसे पूरा संगठन मानता है। साल 2020 में मोहन भागवत ने मुरादाबाद में आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, संघ कहता है कि भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उन सबके पूर्वज हिंदू थे। ये तो सत्य है, बाहर से आए हो कोई सब यहीं के, तो उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी मातृभूमि भारत ही है, दूसरा नहीं है।
2019 में मोहन भागवत का दिया ये बयान सुनिए। मारे मारे यहूदी फिरते थे, अकेला भारत है जहां उनको आश्रय मिला है। पारसियों की पूजा उनके मूल धर्म सहित सुरक्षित केवल भारत में है। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद 2015 में मोहन भागवत कह चुके हैं कि सरकार को मुस्लिम और ईसाइयों की जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए। अहमदाबाद के कार्यक्रम में वो साफ साफ खतरा जता चुके हैं कि अगर हिंदू खतरे में आया तो हिंदुस्तान भी खतरे में होगा। भारत में अगर हिंदू समाज खतरे में आता है तो भारत खतरे में आएगा। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। यही तो हमारे देश का इतिहास रहा पिछले 1000 वर्षों में। यहीं से सवाल खड़ा होता है, हिंदू यानी क्या? संघ मानता है और कहता रहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उसे धर्म नहीं कहना चाहिए। लेकिन आरोप लगता है संघ अधिकारी कहते कुछ हैं और कैडर कुछ और करता है। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। अगर इस बयान के प्रति ईमानदारी है तो संघ समर्थित और संघ प्रेरित भाजपा के जहां जहां शासन है, जहां राज्यों में या केंद्र में, उनको अपने मनसा वाचा कर्मणा में तब्दीली लानी होगी। तो जब तक उस चीज को आप विराम नहीं देंगे, ये बयान गाहे बगाहे हेडलाइन मैनेज कर लेगा लेकिन जमीन पे उतरने से इनकार कर देगा। इसी बात को साबित करने के लिए गुरुग्राम से आए ये बयान सुनाए जा रहे हैं। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। ये बयान दिया है संघ के राजनीतिक संगठन बीजेपी के स्थानीय प्रवक्ता सूरज पालामू ने। सीएए का विरोध करते हो? अगर हम सारे के सारे बैठ गए हाईवे के ऊपर तो क्या होगा? कानून 2 मिनट के अंदर बनेगा। हम दो, हमारे दो। इस भाषण में कई हिस्से तो इतने विवादित हैं कि हम पूरा सुना भी नहीं सकते। ये मुझे कटवाते हैं हम। हिंदू मुसलमान का ये सवाल नया नहीं है। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर की किताब में हिंदू मुस्लिम सवालों का बवाल संसद तक पहुंच चुका था। 1939 में इसी देश में किताब छपी थी, वी इंडियन नेशनहुड डिफाइंड। उसमें लिखा है, एक प्योरिटी ऑफ रेस का रास्ता हमको हिटलर ने बताया है। भारत के लिए वो रास्ता देखने और समझने योग्य है। उसमें लिखा है कि माइनॉरिटी को नागरिकों का अधिकार नहीं होगा। जिसका उल्लेख किया आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी ने, उसके लेखक ने ही उससे अपने को असंबद्ध किया। आज बदले माहौल में विपक्षी दल पूछ रहे हैं, क्या संघ प्रमुख की बात कैडर नहीं सुनता? अगर ऐसा नहीं है तो संघ प्रमुख की सोच का असर जमीन पर नजर क्यों नहीं आता? विपक्ष आरएसएस पर सवाल उठा रहा है। इनमें ओवैसी भी है जिन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर भागवत पर निशाना साधा। वैसे ओवैसी इन दिनों यूपी के चुनाव में बेहद सक्रिय दिख रहे हैं, जिनको लगता है कि योगी 2022 का चुनाव नहीं जीतेंगे। दूसरी तरफ योगी की जुबान से ओवैसी के लिए जो शहद टपका है, क्या उसका हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से कोई नाता है? देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। देखिए, मैं तो कहा हूं कि मैं इन तमाम के लिए एक लैला हूं, ये पूरे मेरे मजमू हैं। हैदराबाद की इस लैला के यूपी की राजनीति में कई दीवाने हैं और उनके दुश्मन भी हैं। मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत से पूरा देश वाकिफ है। भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी न जाने कितनी बार विवादित बयान दे चुके हैं। इन्हीं बयानों ने उन्हें मशहूर भी कर दिया है। कट्टरवाद की इसी फसल को लेकर ओवैसी यूपी की राजनीति में दाखिल हो रहे हैं तो प्रतिक्रिया भी वैसी ही आई है। मेरी 3 महीने की पुरानी स्पीच है उतरला में। एमआईएम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार को शिकस्त दी जाए। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं,
और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ मतलब भगवाधारी, जोगिया वेश वाले कट्टर हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ। इस हिसाब से उनका और ओवैसी का रिश्ता तो 36 का होना चाहिए, लेकिन राजनीति में जैसा दिखता है कई बार उसका ठीक उल्टा होता है। यूपी की राजनीति में ओवैसी की जुबान में जितनी धार होगी, मुसलमानों के वोटों की उतनी फसल वो काट पाएंगे। वो जितना काटेंगे उतना ही बड़ा नुकसान अखिलेश यादव का होगा। राजनीति अपने लिए संभावनाएं देखती है, लेकिन आपकी जिंदगी की संभावनाएं आपके अपने हाथों में है। इस वक्त कोरोना के मामले बहुत कम हो गए हैं, ये बात बहुत अच्छी भी है, लेकिन इसके ये जरूरी है कि आप अपनी हिफाजत खुद करते रहिए और वैक्सीन लगवाई हो या ना लगवाई हो, लेकिन मास्क जरूर पहनते रहिए। #MaskUpIndia के नाम से ये कैंपेन, ये मुहिम, ये पहल एबीपी न्यूज़ ने आपके लिए शुरू की है, सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए कि हमेशा मास्क पहन के रहना है जब तक कि कोरोना का संपूर्ण इलाज ना हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ ऐसा है कि आपकी तस्वीरों को दिखाकर हिंदुस्तान के उन तमाम भाई बहनों को प्रेरित कर सकें जिन्होंने अब तक मास्क को बहुत ज़रूरी नहीं समझा है। और अब बात उस शब्द की जो आज सुबह मैंने रोज़ की तरह सबसे पहले ट्विटर पर पोस्ट किया, और वो शब्द है सपना, ड्रीम। अब आपको वो दो चुने हुए संदेश दिखा देते हैं। पहला संदेश है रजत साहू का, रख हिम्मत तेरा हर सपना सच होगा, अगर बुलंद है इरादे तेरे तो तू जो चाहे वो होगा। सचिन चारण ने पोस्ट किया है, जिंदगी एक रात है साहिब जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं, जो मिल गया वो अपना है और जो टूट गया वो सपना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।